हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोंग लिंग और ली युआन को दिखाया जाता है, जहां पे ली युआन के ऊपर सॉर्ड स्प्रिट ने कब्जा कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि सॉर्ड स्प्रिट सीधा ही वोंग लिंग के ऊपर अटैक कर देती है, मगर वोंग लिंग सिर्फ अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना के उस अटैक को अपने ठीक आंखों के सामने रोक देता है। तभी वोंग लिंग कहता है कि सॉर्ड स्प्रिट, तुम्हारी हार की असली वजह कभी बाहरी ताकतें नहीं थी, बल्कि तुम्हारे मास्टर द ग्रेट जनरल ऑफ द इमॉर्टल रैलम, उन्होंने खुद ही जागने से इनकार कर दिया था। इस बात को सुनकर के सॉर्ड स्प्रिट चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ। मगर वहीं पे ली युआन, जो कि उसकी सोल सी के अंदर उसकी सोल कैद थी, अब जागने लगती है। मगर यहाँ पे सॉर्ड स्प्रिट खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और ली युआन की प्रीमोडियल स्प्रिट को दोबारा उसकी सोल सी के अंदर ही कैद कर रहा होता है। इस दौरान यहाँ पे सॉर्ड स्प्रिट को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मगर तभी देखते हैं इस दौरान ली युआन ने अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को उन सील से आजाद कर लिया था। मगर दोबारा यहाँ पे सॉर्ड स्पिरिट उसे सप्रेस करने लगती है। अब यहाँ पे इस चीज को देख के वोंगलिंग अपनी इमॉर्टल सॉर्ड को समन करता है और काफी पावरफुल सेवर रियो इमॉर्टल सॉर्ड स्लैश अटैक अपने सामने मौजूद सॉर्ड स्प्रिट के अटैक के साथ साथ उसके ऊपर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वोंगलिंग का अटैक सीधे ही जाकर के सॉर्ड स्प्रिट को हिट करता है और वो यहाँ पे अब कुछ हद तक कमजोर नजर आ रहा था। इस चीज को देख के वोंगलिंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि क्योंकि तुम्हारे मास्टर जागना ही नहीं चाहते हैं, तो तुम इस झूठी उम्मीद को छोड़ दो। इस बात को सुन के सॉर्ड स्प्रिट गुर्राते हुए कहता है कि झूठी उम्मीद, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है इमॉर्टल रैलम के बैटलफील्ड का, जहाँ पे सॉर्ड स्प्रिट कहता है कि मेरे मास्टर का नाम गु जी युआन था। वो थंडर रैलम के एक शक्तिशाली इमॉर्टल किंग थे, जिनका नाम हर जंग में गर्व के साथ लिया जाता था। और मैं उनकी तलवार की स्पिरिट गु युआन सॉर्ड का सॉर्ड स्पिरिट था। हजारों सालों तक मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहा। 10,000 मील तक हमने साथ सफर किया। जिस तरफ मेरी तलवार उठती थी, वहां कोई भी इमॉर्टल हमारे सामने टिक नहीं पाता था। मुझे लगता था कि ये शान और जीत हमेशा रहेगी, लेकिन फिर वो दिन आ गया जिस दिन इमॉर्टल रैलम तबाह हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमॉर्टल रैलम के दो गुटों में जो फाइट हो रही थी, इस दौरान अचानक से आसमान से एक जाइंट पाम अटैक सीधा इन लोगों के ऊपर गिरने लगता है। ना ही वो देख रहा था इमॉर्टल रैलम के कल्टीवेटर्स को और ना ही उनके अपोनेंट्स को। ये पाम अटैक उन सब को मिटा दिया था। बस रह जाता है अंत तक लड़ते हुए गु जी युआन, मगर वो भी इतना घायल हो चुका था कि अपनी मरने की कगार पे था। और वहीं पे सॉर्ड स्पिरिट भागते हुए अपने मास्टर के पास उस टाइम आता और कहता है कि मैं उस समय सिर्फ एक कदम देर से अपने मास्टर के पास पहुंचा था, बस एक कदम की देर से, और मेरी आंखों के सामने मेरे मास्टर की बॉडी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो गई। मेरे मास्टर, आखिर वो कैसे मर सकते थे? वो नहीं मर सकते थे। तभी वहां पे सॉर्ड स्पिरिट अपने मास्टर की बची हुई सोल को इकट्ठा करने लगता है और बताता है कि मैं बस एक ही चीज चाहता था कि वो दोबारा लौट आए। इमॉर्टल रैलम बर्बाद हो गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी बिखरी हुई रूह को दोबारा जोड़ने के लिए अपनी ही सॉर्ड के शरीर को बुनियाद बनाया और उनके लिए ये पत्थर का शरीर तैयार किया। उन्हें जिंदा करने के लिए मैंने उनके केव में बची हर एक स्क्रिप्ट और हर एक राज को ढूंढा। 10,000 सालों की तलाश के बाद आखिर मुझे एक तरीका मिल गया जिससे मैं अपने मास्टर को दोबारा इस दुनिया में जिंदा कर सकता था। लेकिन अफसोस, मैं इस जगह को छोड़कर
जा ही नहीं सकता था, क्योंकि लिए मेरा ही शरीर तो मेरे मास्टर की बची हुई सोल को अब तक बचा के रखा था। मैं सिर्फ इंतजार कर सकता था। 100 साल, 10,000 साल, लेकिन कभी कोई नहीं आया। ये जगह कभी मेरे मास्टर का केव हुआ करता था। पूरा माउंटेन उन्हीं के लगाए हुए रूइंस वर्ड से सील था, लेकिन अब उस सील को पहचानने वाला बचा ही कौन था। लेकिन हेवन मुझ पे मेहरबान हो गई और 30,000 साल पहले ली फैमिली का एक इंसान गलती से उस सील को तोड़कर यहाँ आ गया। आखिरकार मुझे मौका मिल गया, मैंने उस पर सर्वेंट मार्क लगा दिया और इस जगह से बाहर मैं अब निकल सकता था। लेकिन मेरा असली शरीर अब भी थंडर इमॉर्टल रैलम में ही रहा, मेरे मास्टर के पत्थर के शरीर की रखवाली करता हुआ, ताकि वो मेरी तरह धीरे धीरे मिट ना जाए। मेरी रूह और मेरा शरीर अलग हो चुका था। ली फैमिली के अंदर गुजरते हर एक पल मेरे लिए धीरे धीरे मौत जैसा था। सिर्फ एक ऐसा शरीर जो थ्रोन के लायक हो, वही मेरी रूह का बोझ उठा सकता था। लेकिन ली फैमिली की ब्लड लाइन हर पीढ़ी के साथ कमज़ोर होती गई। मेरी रूह को पालते पालते उनकी हर नई पीढ़ी पहले से ज़्यादा कमज़ोर पैदा होने लगी। इसलिए मैंने इंतज़ार किया। मैं सोता रहा जब तक ली जिंग लियान इतना शक्तिशाली नहीं हो गया कि मेरा बोझ वो उठा सके। फिर मैंने ली ब्लड लाइन से एक तलवार को रिफाइन किया और उस तलवार के जरिए मेरे मास्टर का शरीर आखिरकार पूरा हो गया। जब सब कुछ तैयार था, बस एक चीज की कमी थी, मेरे मास्टर के अपने खून की एक बूंद। इसलिए मैं गू फैमिली में गया और गू फैमिली के यंग मास्टर को पकड़ के लेके आया। मैंने हर चीज का हिसाब लगा लिया था, सही वक्त, सही जगह का, सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मेरे मास्टर जब इस दुनिया में फिर से रीइंकारनेट होने वाले थे, अचानक उनकी सोल स्पिरिट डिसबैलेंस होने लगी और वो पत्थर की मूर्ति टूट गई, जहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि मास्टर गू जी युआन खुद इस दुनिया में रीइंकारनेट होना ही नहीं चाह रहे थे। जब सॉर्ड स्पिरिट देखता है कि उसके मास्टर की मूर्ति अब टूट रही है, वो अपनी आखिरी जी जान लगा के उस मूर्ति को ठीक करते हुए, आखिर क्यों मास्टर, आपने हार क्यों मान ली? आपने मुझसे वादा किया था कि हम इमॉर्टल रैलम में फिर से 10,000 मील तक जंग एक साथ लड़ेंगे, कि हम 4 ग्रेट इमॉर्टल डोमेन्स को एक बार फिर पार करेंगे। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ सॉर्ड स्प्रेड गू फैमिली के लॉर्ड को ली ब्लड लाइन के द्वारा जो उसने सॉर्ड को रिफाइन किया था, उस सॉर्ड को देते हुए कहता है कि गू जी, ये तलवार ले लो, मेरा इंतजार करना, और जब तक ली फैमिली की ब्लड लाइन जिंदा रहेगी ये सर्वेंट मार्क कभी नहीं मिट सकता। लेकिन कुछ साल पहले जब मैं दोबारा जागा तो ये क्या, मैं गलत था? तभी वोंगलिंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि इस वक्त लियुआन के शरीर को जो कंट्रोल कर रहा है वो सॉर्ड स्पिरिट है। मगर यहाँ पे लियुआन की मदद वोंगलिंग कर पाता, मगर तभी सॉर्ड स्पिरिट लियुआन की सोल स्पिरिट को सप्रेस करते हुए अपनी पावर को अनलेश करके वोंगलिंग को पीछे ढकेल देता है और दोबारा लियुआन की सोल सी के अंदर लियुआन की प्रीमोर्डियल स्पिरिट को सील करते हुए वो यहाँ पे वोंगलिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं गलत नहीं था। मेरे मास्टर ने इस दुनिया के लिए अपना खून बहाया। जंग के मैदान में कवच पहनकर आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। उन्होंने हर दिशा की हिफाजत की, अनगिनत इमॉर्टल्स की जिंदगियां बचाई, जब तक उनका शरीर गिर नहीं गया और उनका रास्ता हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो गया। तो बताओ, अगर मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ तो मैंने ऐसा क्या गलत किया? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर यहाँ दफन हो जाओ। ये कहने के साथ इमॉर्टल स्पिरिट 18 सील 10,000 प्लम ब्लोसम बो टू द एंसेस्ट्रल अटैक को समन करके
वोंगलिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वोंगलिंग उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम बस बार बार यही कहते हो कि तुम अपने मास्टर को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने उस वक्त इस दुनिया की हिफाजत के लिए तलवार उठाई थी और तुम 10,000 सालों तक सिर्फ अपनी जिद और जुनून में डूबे रहे। उसके लिए तुमने कितने ही बेकसूर जिंदगियों की बलि दे दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे मास्टर भी यही चाहते थे? अगर वो आज देखते कि तुम क्या बन चुके हो तो तुम्हारे बारे में क्या सोचते? तभी सॉर्ड स्पिरिट कहता है कि तुम्हें मुझे जज करने का कोई हक नहीं। तभी वोंगलिंग अपने मॉडल सॉर्ड को चार्ज करता है, क्योंकि एक साथ यहाँ पे सॉर्ड स्पिरिट ने वोंगलिंग के ऊपर अटैक कर दिया था। वोंगलिंग यहाँ पे अपने दाव गेट को समन करके उन सारे अटैक को होल्ड करने के साथ साथ सीवर रियो इमॉर्टल स्लैश टैग सीधा ही गूजी युआन की मूर्ति के ऊपर कर देता है। इस अटैक को देख करके सॉर्ड स्पिरिट चिल्लाते हुए कहता है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जब तक मेरी रूह जिंदा है तब तक कोई भी मेरे मास्टर को छू भी नहीं सकता। मगर अफसोस, वो फिर से कुछ सेकंड की देरी से पहुंचता है। वोंगलिंग ने उसके मास्टर की आधी मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सॉर्ड स्पिरिट फिर से अपने मास्टर की मूर्ति को वापस से जोड़ने लगता है। तभी वोंगलिंग उसकी ओर देखते हुए कहता है कि और अब क्या क्या तुम जानते हो मेरी तलवार ने आखिर किस चीज को डिस्ट्रॉय किया है? ये कहने के साथ वोंगलिंग अपनी अल्टीमेट टेक्निक फ्रीज टाइम एंड स्पेस को परफॉर्म करके सॉर्ड स्पिरिट को सील कर देता है और कहता है कि सॉर्ड स्पिरिट, अगर तुम्हारे दिल में सच में जरा भी पछतावा नहीं है तो हिम्मत करके अब उनकी तरफ देखो। ये कहने के साथ वोंगलिंग फिर से काफी पावरफुल स्लैश अटैक वापस से गूजी युआन की मूर्ति के ऊपर कर देता है। इस चीज को देख के सॉर्ड स्पिरिट अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके स्पेस एंड टाइम डोमेन को डिस्ट्रॉय करके अपने मास्टर की मूर्ति को बचाने के लिए कूद पड़ता है। मगर उसकी आंखों के सामने उसकी खुद की रियल बॉडी और उसके मास्टर की मूर्ति चकनाचूर हो जाती है। इस चीज को देख के सॉर्ड स्पिरिट वहां पे फूट फूट के रोने लगता है। तभी वहां पे वोंगलिंग कहता है कि एक बार अपनी आंखों से अपने मास्टर की टूटी हुई मूर्ति की ओर देखो। ये कहने के साथ वोंगलिंग तुरंत वहां पे यिंग एंड यांग अपने हंटर को समन करता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे जो गलतियां की हैं, आज मैं उन गलतियों को खत्म करके तुम्हें एहसास दिलाने वाला हूँ कि आखिर तुमने कितना गुनाह किया है। ये कहने के साथ वोंगलिंग का कर्मा हंटर जैसे ही सॉर्ड स्पिरिट को हिट करता है, एक बहुत तेज आवाज निकलती है और यहाँ पे अब सॉर्ड स्पिरिट को सब कुछ सफेद कागज के पन्नों की तरह सब कुछ सही ढंग से समझ आने लगता है। तभी सॉर्ड स्पिरिट कहता है कि मेरी सॉर्ड बॉडी टूट चुकी है, अब ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। मास्टर, यहाँ पे सिर्फ मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी तलवार कभी खाली ना रहे, आप हमेशा उस पर खड़े रहें और मैं तलवार की नोक पर खड़ा होकर पहले की तरह आपके लिए पूरे आसमान और जमीन में लड़ता रहूं। मास्टर, क्या ये आखिरी वक्त है हम दोनों के बिछड़ने का? क्या मैं आपको कभी भी वापस इस दुनिया में रीइंकार्नेट नहीं कर पाऊंगा? मास्टर, प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। ये कहने के साथ सॉर्ड स्पिरिट वहां पे फूट फूट के रोने लगता है और अपने सारे ही दर्द को बाहर निकाल रहा था और यही तो यहाँ पे वोंगलिंग चाहता था। तभी वहां पे सॉर्ड स्पिरिट के सामने उसके मास्टर की स्पिरिट अपीयर होती है और वो कहती है कि फाई सिंह, जब मैंने उस जंग में इस दुनिया के लिए अपनी जान दे दी थी और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, तब मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ था। लेकिन मेरी वजह से तुम इतने सालों तक बंधे रहे। तुमने कॉज एंड इफेक्ट का दौर ही बदल दिया और बेकसूर लोगों को तबाही में ढकेल दिया। ये सब कभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी फैंग सिंह, आखिर में मैं तुमसे किया हुआ अपना वादा निभा नहीं सका। मैं मर गया और मेरी रूह भी मेरे साथ ही धीरे धीरे मिट गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बची हुई आखिरी
रूह के सहारे इस दुनिया से अब हम दूर चलते हैं। इस दुनिया में अब हमारा कोई काम नहीं है। ये कहने के साथ मास्टर फीजिंग के सामने अपने हाथ को बढ़ाते हैं। फीजिंग एक बच्चे की तरह अपने मास्टर के सामने रोते बिलखते हुए तुरंत ली युआन की बॉडी से बाहर निकल के शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के अपने मास्टर की हथेली में जाके खड़ा हो जाता है। उसके मास्टर उस शॉट को दोबारा स्विंग करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे बच्चे, आखिरी सांस में और मेरे आखिरी वक्त में तुम अभी भी मेरे साथ हो। उस समय मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पाया, इसलिए मुझे माफ करना, और आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये कहने के साथ वो फाइजिंग को अपने साथ ले करके इस दुनिया से दूर आत्माओं की दुनिया में लेके जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग भी अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को वापस रख लेता है, और वहीं पे ली युआन भी अब स्लेव सील से आज़ाद हो चुका था और वो ब्रदर जू यानी कि वॉन्गलिंग को शुक्रिया बोलता है। तभी वॉन्गलिंग कहता है कि इतने सालों पहले हुई उस जंग में अनगिनत इमॉर्टल मरे थे, माउंटेन टूट गए थे, नदियां और जमीन बिखर गई थी। चाहे किसी का जुनून कितना भी गहरा हो या उसकी पुरानी शान कितनी भी महान रही हो, आखिर में पीछे सिर्फ ये वीरान खंडहर रह जाती हैं। अब वॉन्गलिंग को यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का कॉन्सेप्ट और भी गहराई से समझ आने लगता है। कल्टीवेशन में उसकी अंडरस्टैंडिंग की पकड़ और मजबूत होने लगती है। और तभी हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं इमॉर्टल रूइंस वैली के अंदर का, जहाँ पे ली युआन अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि ये पूरी घाटी 4 ऑफ द 8 इमॉर्टल वर्ल्ड से सील की गई है। ये ज़रूर किसी इमॉर्टल रूइंस का दरवाज़ा होगा, जहाँ पे अनगिनत सोल को यहाँ पे ली युआन अपने फॉर्मेशन की तरफ खींच रहा था। और कहता है कि और अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना जरूर छुपा होगा। ये कहने के साथ वो उन सारी रूहों को खींच करके उस रूइन से दूर लेके जा रहा था। और तभी वहां पे वॉन्गलिंग उन रूहों के ऊपर अटैक करके यहाँ पे ली युआन के फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अभी इन सभी रूहों को फ्रीज करो। तभी वहां पे ली युआन अपनी 9 सील प्लम ब्लॉसम आइस ब्लास्ट अटैक करता है, जहां पे जमीन फट पड़ती है और पूरा जहां यहाँ पे फ्रीज होने लगता है और उन रूहों को अपने अंदर कैद करने लगता है। और इधर वॉन्गलिंग उस रूइंस के सामने खड़ा हो चुका था, जिसके अंदर सॉर्ड और उसे डीमन स्केलेटन्स नजर आ रहे थे। तभी वॉन्गलिंग इस चीज को देख के कहता है कि इसकी ऑरा बहुत ही खतरनाक है, लेकिन बुरी नहीं। ये चीज बिल्कुल आम नहीं हो सकती। मगर तभी वहां पे वो सॉर्ड वॉन्गलिंग के ऊपर अटैक करती है। वॉन्गलिंग तुरंत पीछे हट के अपने यिंग एंड यांग पपेट को बाहर निकालता है और अपने मॉर्टल सील माउंटेन को भी समन करता है, जहाँ पे वॉन्गलिंग का पपेट उस इमॉर्टल सील को उठा करके उन सारी ही सॉर्ड्स के ऊपर पटक देता है, जहाँ पे उन सॉर्ड के स्प्रेड जा करके इस माउंटेन से टकराती है और चकनाचूर हो जाती है। और तभी वॉन्गलिंग उन सारी सॉर्ड्स की ओर देखता है जहाँ पे अनगिनत इंसानों की हड्डियां पड़ी थी। वॉन्गलिंग तुरंत उन सारी सॉर्ड और उन स्केलेटन्स को अपनी तरफ बुलाते हुए अपने स्पेस बैग के अंदर रखता है और वहां से तुरंत रवाना हो जाता है। तभी वहां पे हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे वॉन्गलिंग ली युआन को थैंक यू बोलता है कि उसने 18 प्लम ब्लॉसम सील का इस्तेमाल करके उसकी काफी मदद की इन सारे अल्टीमेट ट्रेजर को हासिल करने में। तभी वहां पे ली युआन कहता है कि ब्रदर सू, मैंने अपने परिवार का संकट खत्म करने के लिए मैंने बिना पूरी सच्चाई बताए आपको इस मामले में खींच लिया था। उस वक्त का एहसान मैं हमेशा मानता रहूंगा। आज आपकी मदद करना उस एहसान का बस एक छोटा सा बदला है। और ब्रदर जू, जब हम थंडर इमॉर्टल रैलम से बाहर निकल जाएंगे और अगर आपके पास वक्त हो तो मेरे साथ ली फैमिली एंसेस्ट्रल ग्राउंड जरूर चलिए। हमारी रूइंस वर्ल्ड की विरासत बहुत ही अलग है। सिर्फ जेड स्लिप मिल जाने से उसकी असली ताकत नहीं खुलती। उसकी पूरी शक्ति पाने के लिए खुद ली एंसेस्ट्रल केव में जाकर हार्ट सील ब्लेसिंग
प्राप्त करनी पड़ती है, तभी हमारी पूरी विरासत हासिल होती है। ब्रदर जू, मैं अपनी हार्ट सील का आधा हिस्सा हमेशा के लिए आपके साथ बांटने को तैयार हूँ। इस बात को सुन करके वोंग लिंग यहाँ पे ली युआन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि यहाँ पे ली युआन ने पास्ट में जो भी कुछ किया वो उसकी मजबूरी थी, और ये बात वोंग लिंग से बेहतर और कौन भला जानता है। इसी वजह से वोंग लिंग अब तक ली युआन का साथ दे रहा था और उसे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहा होता है। तभी वहां पे ली युआन वोंग लिंग को दोबारा ग्रीट करते हुए उसे थैंक यू बोलता और कहता है कि ब्रदर जू, उधर देखिए, शायद वही इस जगह का आखिरी छुपा हुआ ट्रेजर है। तभी हम उस इमॉर्टल एंशियंट रेसिडेंसी को देखते हैं, जहाँ पे वोंग लिंग और ली युआन उस रेसिडेंसी के अंदर एंटर करते हैं। उनके सामने दरवाजे पे ही दो लाशें पड़ी होती हैं, जहाँ पे उन दोनों ने ही एक दूसरे को मार लिया था। तभी वहाँ पे वोंग लिंग के सामने एंशियंट डिवाइन आर्मर मौजूद होता है और एक फिंगर डिवाइन आर्मर भी। तभी वोंग लिंग कहता है कि इस आर्मर से निकलने वाला ऑरा ये असल में एक एंशियन गॉड की खाल है, और एक एंशियन गॉड का शरीर बेहद शक्तिशाली होता होगा, और इमॉर्टल रैलम ने सच में उसकी खाल उतार कर उसे आर्मर में बदल दिया। एंशियन डिवाइन हाइड आर्मर। लगता है पहले का इमॉर्टल रैलम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। तभी वहां पे ली युआन कहता है कि ब्रदर जू, क्या आप इस आर्मर को पहचानते हैं? तभी वोंग लिंग कहता है कि इसे देखकर मुझे एक पुराने इंसान की याद आ गई। तभी वहां पे वोंग लिंग ली युआन से कहता है कि ली युआन, ये आर्मर मैं रखूंगा, और वो उंगली की हड्डी यानी कि वो फिंगर आर्मर तुम अपने पास उसे रख सकते हो। ये कहने के साथ वोंग लिंग बिना ही वक्त जाया किए उस डिवाइन आर्मर को तुरंत उस मरे हुए इंसान की बॉडी से बाहर निकाल के अपने स्पेस बैग के अंदर रखते हुए सीधा उस रेसिडेंसी के अंदर एंटर कर जाता है, और वहीं पे ली युआन उस फिंगर डिवाइन आर्मर को अपने पास रख लेता है, उस उंगली को काट करके। तभी वहां पे वो लोग अंदर घुसते हैं, जहाँ पे ली युआन अपने सामने पेंटिंग को देख के कहता है कि आखिर ये किस तरह का जीव था। इसका शरीर इतना विशाल है कि यकीन ही नहीं होता मैंने कभी ऐसे किसी जीव के बारे में नहीं सुना। और ये दीवारों पर बनी पेंटिंग, क्या ये सिर्फ किसी इमॉर्टल की कल्पना हो सकती है? तभी वोंग लिंग कहता है कि 8 स्टार एंशियंट गॉड, तो इसका मतलब इमॉर्टल रैलम और एंशियंट गॉड क्लैन के बीच वाकई एक ऐसी जंग हुई थी जो सब कुछ तबाह कर गई। ये कहने के साथ वोंग लिंग उस रेसिडेंसी के ऊपर के फ्लोर की तरफ रवाना हो जाता है, और वहीं पे ली युआन अभी भी उन सारी ही पेंटिंग को देख रहा था। यानी कि पास्ट में जो हम वो जंग को देख रहे थे, वो जंग असल में मॉर्टल रैलम वर्सेस एंशियंट गॉड रैलम था। और तभी हम देखते हैं कि वोंग लिंग को फर्स्ट फ्लोर पे दो लेटर के पेजेस मिलते हैं। वोंग लिंग पहले पेज को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि ईगोंग एरा का 16वां साल एक एंशियंट वन आसमान से उतरा। उसके खिलाफ पूरे इमॉर्टल रैलम के सभी इमॉर्टल्स ने मिलकर जंग लड़ी। आखिरकार हम जीत गए, लेकिन मेरे सारे ट्रेजर इस जंग में तबाह हो गए। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा। मैं इस जगह भाग आया ताकि उन्हें दोबारा रिपेयर और रिफाइन कर सकूं। उस जंग में मेरी सेवा को देखते हुए मुझे इनाम के रूप में उस एंशियंट वन की खाल का एक टुकड़ा दिया गया, जिसे मैंने रिफाइन करके आर्मर में बदल दिया। तभी वहां पे वोंग लिंग दूसरे पेज को पढ़ता है, और उसमें लिखा होता है ये गोंग एरा का 19वां साल। तबाही आ गई। इमॉर्टल एम्परर अचानक पागल हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और उसी पल उनकी मौत हो गई। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। जिस पल इमॉर्टल एम्परर मरे, उसी पल आसमान में कुछ ऐसा नजर आया जिसका इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। इमॉर्टल बनने के बाद यहाँ तक कि एंशियंट गॉड के खिलाफ जंग लड़ते वक्त भी मैंने कभी डर महसूस नहीं किया।
लेकिन उस पल मेरी रूह तक ठंडी पड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ के अंधेरे गड्ढे में ढकेल दिया गया हो। मैं सिर्फ कांप सकता था। बाकी सारे इमॉर्टल मौत की परवाह किए बिना उस चीज से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन मैं सिर्फ भाग सका। एक जोड़ी आंखें पूरे रास्ते मेरा पीछा करती रही। मुझे जो कुछ दिखाई दिया, मुझे वो सब कुछ लिखना था। मैंने सिर्फ कुछ बातें लिखी हैं, बाकी सारी चीजें डिटेल में इस जेट स्लिप के अंदर मौजूद हैं। जो भी आने वाली पीढ़ी में कल्टीवेटर को ये चीज मिलेंगी, कम से कम उसे पता तो हो कि हमारे साथ हुआ क्या है। तभी वोंग लिंग उस लेटर को जला देता है और उस जेट स्लिप को अपने स्पेस बैग में रखते हुए कहता है कि आखिर उसने उस वक्त ऐसा क्या देख लिया था। इतना शक्तिशाली इमॉर्टल रैलम आखिर बर्बाद कैसे हो गया। वोंग लिंग को खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर आसमान से उस जाइंट पाम अटैक को किया किसने है, और वो दोनों आंखें आखिर किसकी थी। तभी वोंग लिंग नीचे उतरता और देखता है कि ली युआन पेंटिंग को अपने स्पेस बैग के अंदर रख रहा। तभी वहां पे वोंग लिंग ली युआन से कहता है कि ली युआन, इस पेंटिंग में जो दिखाया गया है वो कोई छोटी बात नहीं है। इसे बहुत संभाल कर रखना और कभी भी किसी बाहरी इंसान को मत दिखाना, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। तभी ली युआन वोंगलिंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर सू, फिक्र मत कीजिए, मुझे इस बात की गंभीरता अच्छी तरह समझ आ गई है। ये कहने के साथ वो दोनों ही उस चैम्बर से बाहर निकलते हैं। तभी ली युआन कहता है कि ब्रदर जू, अब आप आगे क्या करने वाले हैं। तभी वोंग लिंग कहता है कि मैं किसी शांत जगह जाकर समय के लिए क्लोज कल्टीवेशन करूंगा। तभी ली युआन अपने पास से एक जेट स्लिप बाहर निकालते हुए कहता है कि ब्रदर जू, इस जेट स्लिप में मेरी पर्सनल कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है, बस अपनी स्पिरिचुअल सेंस से ही इसे ट्रेस कर दीजिए। ब्रदर जू, फिर चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हो, आप हमेशा मेरी लोकेशन महसूस कर पाएंगे, और अगर भविष्य में कभी मेरी जरूरत पड़े तो इसी के जरिए मुझे आप ढूंढ सकते हैं। तभी वोंग लिंग अपने स्पेस बैग के अंदर से उन सारी इमॉर्टल सॉर्ड और उन डीमन स्केलेटन्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि ली युआन, इस सफर में तुमने भी बहुत मेहनत की है। इन दोनों चीज में से एक तुम पहले चुन लो। इस चीज को देख के ली युआन कहता है कि ब्रदर जू, आपकी इस दयादिली के लिए धन्यवाद। तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। ये तलवार मेरे वर्ड की रिसर्च में बहुत मदद करेगी, मैं इसे ही ले लेता हूँ। ये कहने के साथ ली युआन उन सारे ही शॉट्स को तुरंत अपने स्पेस बैग के अंदर रखते हुए वोंग लिंग को ग्रीट करता है, और वहीं पे वोंग लिंग उन सारे ही डीमन स्केलेटन्स को अपने स्पेस बैग के अंदर रख लेता है। और तभी ये लोग खुद को बाय एक दूसरे को बोल के वहां से जाने लगते हैं। तभी ली युआन पीछे मुड़ते हुए कहता है अपने मन में, ब्रदर जू बहुत तेज दिमाग वाले हैं, हर फैसला बिना झिझक के लेते हैं और हर काम बिल्कुल साफ तरीके से निपटाते हैं। थंडर इमॉर्टल रैलम में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद ये पक्का है कि वो बहुत जल्दी उभर कर सबके सामने आएंगे और सबको हैरान कर देंगे। एक दिन उनका नाम पूरे इमॉर्टल रैलम के हर कोने में गूंजेगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और जल्दी कुछ और नए एपिसोड अलग एनिमे के आने वाले हैं, तो जल्दी से इस एपिसोड पे 2K लाइक और 500 कमेंट को कंप्लीट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।